गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोर विपिन। सो आज हमें एक नई लोकेशन पे और आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास अबाउट माय कार। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास जो गाड़ी है उनको वो माइलेज नहीं दे पा रही जो मैंने क्लेम किया, जो दिखाया है। और एक एक करके जवाब दूंगा मैं कि क्या इशू है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। मुझे पता है कि सबके अलग व्यूज़ होते हैं, सबकी अलग राय है हर चीज़ के लिए। तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं बात को कि एक किसी आदरणीय हमारे व्यूअर्स ने बोला कि जो हमने एवरेज निकाला है जस्ट बिकॉज ऑफ हमने गाड़ी जो चलाई है वो अंडर पावर चलाई है, उसकी वजह से माइलेज ज़्यादा आ रहा है। तो हाँ, डेफिनेटली मैं आपको इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हमारा जो टर्बो इंजन है वो माइलेज के साथ पावर भी क्या अपने पास रखता है। और अगर हम उसको आरपीएम कम चलाएंगे, आरपीएम मतलब 1500-1600 आरपीएम पे चलाएंगे तो डेफिनेटली एवरेज आपको मिलेगा। बट उनका कहना है कि अगर आप ऐसे पावरफुल इंजन को अंडर पावर चलाते हैं, मतलब 1500-1600 आरपीएम पे चलाते हैं 500 या छठे गियर में, तो कहीं ना कहीं इंजन की कैपेसिटी हार्म करती है या फिर उसको नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो जो मैं आरपीएम अंडर लो चलाता हूँ, 1500-1600 आरपीएम पे चलाता हूँ हाईवे पे 5-6 गियर में, तो वो उसमें मुझे कुछ फील नहीं होता और इंजन भी बड़े आराम से एक स्पीड मेंटेन करके चलता है। मेरा जो 100 प्लस की जो स्पीड होती है मेरी, वो 2000 आरपीएम के अराउंड ही रहती है। जबकि मेरी स्विफ्ट डिज़ायर जो थी वो अराउंड 3000 के अराउंड टच करती थी आरपीएम पे, जब मैं 300 के प्लस के गाड़ी 100 किलोमीटर पे गाड़ी चलाता था, 100 किलोमीटर पर आवर पे। बट इस वाले में टर्बो इंजन में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अब एक बार गाड़ी को अच्छी स्पीड पे मेंटेन कर लेती है तो आप 6 गियर में भी आपको 2000 आरपीएम से ऊपर गाड़ी जाती नहीं है। तो इस वजह से मुझे आरपीएम 1600-1700 आरपीएम पे भी अगर मैं उसको हल्का सा पुश रखूँगा, सॉफ्ट पेडल रखता हूँ गाड़ी के, तो कहीं ना कहीं गाड़ी का माइलेज मुझे 28 का 27 का मिल जाता है। हाँ, थोड़ी सी अगर ओवरटेक करनी होती है तो डेफ़िनेटली मैं वो नहीं सोचता कि मुझे माइलेज निकालना है। डेफ़िनेटली मैं उस टाइम पे अपनी सेफ्टी देखता हूँ और अपने जितना हो सके जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे इसीलिए अंडर पावर लगती नहीं है गाड़ी ये। और गाड़ी बड़े आराम से किसी भी व्हीकल को किसी भी हाईवे पे बड़े आराम से ओवरटेक कर सकती है। तो टर्बो इंजन का फ़ायदा ये होता है कि आपको लैग फील नहीं होता पावर का। चलिए, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बताना ज़रूरी था लोगों को कि माइलेज निकल कैसे रहा है। अब बाकी अगर बात करें हम कि मुझे माइलेज मिलता कैसे, तो मैं सबको एक ही सजेशन दूंगा कि आप एक बार कोशिश करिए कि अपना ओडोमीटर जो है उसमें आरपीएम वाले डैशबोर्ड को सेट करिए, जो मैंने किया हुआ लास्ट टाइम। मैंने आपने वीडियो देखा नहीं हो तो आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने अपना आरपीएम मेंटेन करने के लिए मैंने कोशिश करी है कि अपना ओडोमीटर में मैं अपने जो 4-5 तरह के डिस्प्ले हैं उसमें मैं आरपीएम वाला सेट करके रखूँ, तो मेरी स्पीड के साथ आरपीएम भी मुझे दिखता रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं आरपीएम को कंसिडर ना करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर जनरेट करता हूँ। बट कहीं ना कहीं मैं सॉफ्ट पेडल यूज़ करता हूँ गाड़ी का, जिस वजह से ये पॉसिबल हो पाता है मेरे लिए कि मैं आरपीएम के साथ में मेंटेन कर पाऊँ गाड़ी को। और 1600-1700 के अंडर में आरपीएम पे गाड़ूँ, क्योंकि मेरी जो टर्बो इंजन है सीट्रॉन का 1750 आरपीएम के बाद टर्बो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो मेरे लिए काफ़ी ये कह सकते हैं थोड़ा जजमेंट इजी रहता है कि 1600 आरपीएम के नीचे मैं अपने मेंटेन रखूँगा गाड़ी तो मेरे को कंटिन्यूसली अच्छा माइलेज मिलेगा। और जैसे ही मुझे पावर चाहिए होता है हल्का सा पैडल शिफ्ट करूँगा मैं, और वो 1700 प्लस आरपीएम के ऊपर जाते ही टर्बो हिट करता है और मुझे तुरंत पावर मिल जाती है जो मुझे चाहिए होती है ओवरटेक के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग डेज़ में मैंने बताया था आपको कि जब मैंने गाड़ी नई ली थी तो मुझे 16-17 तो दूर की बात और 13 या 14 का आरपीएम मिल रहा था, क्योंकि मेरी हैबिट थी डिज़ायर की तरह गाड़ी चलाने की। और इसी वजह से जो वो मेरा पैडल शिफ्टिंग था वो मुझे पता नहीं था कि मैं तीसरे गियर में भी 2000 प्लस में आरपीएम में गाड़ी चला रहा था इन सिटी। बट कहीं ना कहीं जब मुझे पता चला इसकी पावर का और इसकी कैपेसिटी का, तो मैं अगर तीसरे चौथे गियर में शिफ्ट कर लेता हूँ, अगर मुझे लगता है आरपीएम 2000 की प्लस जा रहा है, तो गाड़ी भी आराम से स्मूथ चलती है और इतना पावर की ज़रूरत नहीं होती है गाड़ी को कब जब, तो बड़े आराम से आपको माइलेज मिल जाता है।
तो एक बार कोशिश करिएगा। ऑटोमेटिक का मैं नहीं कह सकता कि आप एक मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सबको डिसाइड करता है आपका सिस्टम। आपको पैडल शिफ्ट आपके पास है, बाकी गियर शिफ्टिंग आपके पास नहीं होती है। तो आप जितना स्लो गाड़ी चलाएंगे गियर उतना अपना आप ही डाउन हो जाएगा। बट मेरे मैनुअल में ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि मैं अपने हिसाब से गियर को शिफ्ट कर पाऊँ, और जैसे मुझे ज़रूरत होती है माइलेज की, पावर की, मैं उसके हिसाब से गाड़ी को रन कर पाऊँ। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के अगर मैनुअल गाड़ी लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल चाहते हैं गाड़ी चलाना ऑन हाईवे और सिटी में, तो वो ऑटोमेटिक को सर्च करते हैं। एक्सपेंसिव भी है ऑटोमेटिक, बट आपके कंट्रोल में नहीं होता माइलेज। वही चीज़ मैनुअल में है कि मैनुअल में आपके पास कंट्रोल्स होते हैं। हाँ, डेफिनेटली इन सिटी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सिटी में गाड़ी चलाने के लिए, क्लच आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है। बट मुझे मैनुअल शुरू से ही पसंद था, केवल कंफर्टेबल के साथ। ड्राइविंग मुझे ज़्यादा पसंद है अच्छी तरीके से चलाना। तो कंफर्टेबल आपको तब लगता है जब आपके अंडर में गाड़ी चलती है, आपके हिसाब से गाड़ी चलती है, जब आप चाहे माइलेज निकालें, जब चाहे आप पावर निकालें। तो उसी चीज़ को मैंने सोचा था कि एक छोटा सा स्मॉल सेशन करूँ ये। और अगर बात करें सीट्रॉन एयरक्रॉस की, तो नया मॉडल ऑलरेडी आ चुका है 2024। अब 2025 आ गया है, तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। और मैं कोशिश करूँगा कि नया जो मॉडल आने वाला है इसका एक्सप्लोरर, उसकी एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ जल्दी, जैसे अवेलेबल होता है। क्योंकि 2025 में ये बोला गया है कि फरवरी या मार्च तक में ये अपना वो मॉडल लॉन्च करने वाले हैं जिसका सबको वेट है, सबको इंतज़ार है कि क्योंकि जो चीज़ें सिट्रॉन एयरक्रॉस में मिसिंग थी, वो चीज़ थी कि कुछ फीचर्स मिसिंग, चाहे वो सनरूफ हो, चाहे वो अडास हो। तो वो चीज़ें मुझे लगता था कि आने वाले टाइम में 2025 में ही आने वाली हैं। तो जो कंपटीशन की बात है वो तो सारी ख़त्म हो जाएगी। सीट्रॉन का नाम कोई नहीं जानता हो, बट जिसको पता है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो शायद ही कुछ कहेगा इस बारे में। तो यही चीज़ है जो मुझे लगता था कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए थी। बाकी मैंने अभी रिसेंटली एक नया गैजेट ख़रीदा है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी मैं उसी के थ्रू कर रहा हूँ। मेरा DJI का फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, DJI Pocket 3। और मैंने इसलिए लिया कि मुझे लगता था कि जब मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ या फिर मैं कहीं से, तो मुझे कोई कैमरे वाला चाहिए बंदा होता है जो मेरे को शूट कर पाए, चाहे मैं थोड़ा ज़्यादा घूमूँ। तो ये चीज़ देखिए अब मैं अपने हिसाब से ये मुझे ट्रैक करता है, और ये कैमरा भी मैंने इस हिसाब से सेट किया हुआ है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसका मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा जल्दी इस कैमरे की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे गैजेट्स में जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में और आपकी हेल्प कर पाएँ और आपकी ब्लॉगिंग में, तो इससे बेटर अभी मार्केट में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं और आपको जानना चाहते हैं कुछ नए गैजेट्स के बारे में, तो DJI Pocket 3 की नई वीडियो जल्दी ही आने वाली है, जिसमें मैं सारे डिटेल में रिव्यू डालूंगा। ये छोटा सा सेशन मैंने रखा था ताकि मैं बता पाऊँ कि कुछ मेरे पास क्वेश्चंस जब भी मेरे रेगुलर आते हैं, मैं 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई करता हूँ। और चाहे मेरा प्रोजेक्टर के लिए रिप्लाई आता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मेरे आपने वीडियो देखा नहीं हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्टर लिया हुआ है, होम थिएटर। बहुत ही सस्ता है, 7,000 के अंदर में आता है। और उसकी खासियत यह है कि उसमें वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बट पेन ड्राइव और आप HDMI पोर्ट्स के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बड़े इजीली पोर्टेबल है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और बहुत बार मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में अच्छे मोमेंट्स को शेयर किया, मूवीज़ देखी है। क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है, बट अभी जो रिक्वायरमेंट आती है लोगों की कि यार मुझे स्क्रीन मिररिंग चाहिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन या फिर लैपटॉप की स्क्रीन वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। जो मैंने सजेशन भी दिया है, जिन लोगों ने पूछा मुझे, मैंने लिंक के साथ में उनको बताया कि दे कैन गो विथ दैट मॉडल ऑल्सो, जिसमें वाईफाई कनेक्ट है, आपके इनबिल्ट एप्लीकेशन है, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्ले और सब जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं। तो आपको केवल अपना प्रोजेक्टर को सेट करना है, पावर देनी है और आपको वाईफाई कनेक्शन देना है नेट थ्रू, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो सारे OTT कनेक्शन आप कहीं भी बड़ी वॉल पे, कोई भी प्लेन जगह पे आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अराउंड 10,000 का जिसका बजट है, 10 से 12,000 का, बड़े आराम से पोर्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा मॉडल है वो। अगर जिसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको लिंक दे दूँगा, तो वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत इजी होता है जब आप कभी फ्रेंड्स फैमिली के साथ हों, कहीं आप जाना चाहते हैं, तो बहुत पोर्टेबल है, छोटा सा है। उसके लिए आपको ट्राईपॉड भी नहीं चाहिए, उसमें ऑलरेडी स्टैंड इनबिल्ट है।
और कहीं भी आप उसको बस वाईफाई कनेक्शन अपने हॉटस्पॉट से दे सकते हैं और आप कहीं भी जाके अपने वीडियो बड़ी स्क्रीन पे अपने एंजॉय कर सकते हैं मोमेंट्स को। फुल एचडी सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और लेना चाहते हैं, बट आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ लिया है। तो डाउट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ सही आपके लिए नहीं है। बट आपको आपका बजट बचाना पड़ेगा, आपकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। बाकी कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो आप कमेंट करके इस वीडियो पे मुझे बता सकते हैं। और जो भी होगा आगे हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू की तरह जुड़े नहीं हैं, तो आप मैं कोशिश करूँगा कि आप कि हर क्वेरी को मैं सॉल्व कर पाऊँ। और जस्ट आपसे एक निवेदन है, एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शिकायत हो, तो आप इसी कमेंट पे डाल के बताइए, जिससे मैं उस चीज़ को पूरा कर पाऊँ, उस चीज़ को सुधार पाऊँ। क्योंकि मुझे लगता था कि धीरे धीरे ही इंसान सीखता है, मैं कहीं से सीख के नहीं आया। और ये ब्लॉगिंग भी मैं इसलिए स्टार्ट करी थी कि मैं अपनी मेमोरीज़ को एक जगह इकट्ठा कर पाऊँ, जिससे कि कभी हम लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते हैं, फ्रेंड्स के साथ, तो ऑनलाइन हम पे इजीली हम मेरे चैनल को देख के हम देख पाएँ कि हम कहाँ विज़िट कर रहे हैं, क्या ख़रीदा, क्या घूमने गए, क्या किया। बट ऑन द वे मुझे लगता था कि आफ्टर 5 to 10 ईयर्स ये ही मेरा प्रोफेशन भी बन सकता था और सोर्स ऑफ फंडिंग भी डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अभी तक मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है किसी के साथ भी। और जस्ट मैं लास्ट 2 ईयर्स से मैं जो इतने भी ब्लॉग्स बनाए हैं, जितने भी वीडियोस बनाई हैं, वो सब मेरे खुद के खरीदे हुए गैजेट्स हैं। ट्रैवल भी मैंने अपने फैमिली के साथ किया, कोई स्पेशल ट्रैवल नहीं किया ब्लॉगिंग के लिए, बट जहाँ भी मैं गया हूँ कोशिश करा है कि मैं अपना उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ और जेन्युइन जो भी सही जानकारी है वो आपको दे पाऊँ। तो ऐसी जानकारी के लिए आपको बस एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैं उस चीज़ को आपको जानकारी पहुंचाता रहूं, कुछ और डाउट्स हैं तो क्लियर कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टेक एक्सप्लोरर विपिन। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अगर आप जुड़ चुके हैं मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे टेक एक्सप्लोरर विपिन चैनल के साथ, और अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें कुछ खर्चा नहीं है यार, एक छोटा सा आपको क्लिक करना है और आपको डेफिनेटली मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।